नई आबकारी नीति में बदलाव। शराब की दुकानों का आवंटन लॉटरी से नहीं, ऑनलाइन नीलामी से होगा। ये बात तो फिर भी भाग्य के भरोसे हुआ करता था, किसी के आए नहीं है। इस बात तो जो भी इच्छुक आदमी है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए और वो उसमें बोली में भाग ले। 23 फरवरी से ठेकों की ऑनलाइन नीलामी होगी। शराब की 7,665 दुकानों की नीलामी होगी। नीलामी के लिए हर ठेके की रिजर्व प्राइस तय। नहीं, निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में एक तो ये निश्चित है कि जो भी इस व्यापार में इच्छुक हैं वो इसमें भाग लेंगे और जो दुकान की एक्चुअल प्राइस है उस पर वो दुकान उठ सकेगी। सबसे महंगा ठेका डूंगरपुर के खजूरी का, रिजर्व प्राइस 18 करोड़ 99 लाख रुपए। लॉटरी की बजाय नीलामी प्रक्रिया से आम लोग रेस से बाहर। राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य रखा। नई आबकारी नीति, फायदा या नुकसान? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दोपहर की 2 टूक। अब तक शराब का ठेका लेना नसीब पर तय होता था। जिसकी लॉटरी लगी उसे शराब का ठेका मिल जाता था। लेकिन अब आबकारी विभाग की शराब की नई नीति आने के बाद ऑनलाइन नीलामी होगी। अब आम लोग रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बोली आम लोगों के बूते से बाहर है। नई आबकारी नीति में राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य रखा है। करेंगे दोपहर की 2 टूक में बहस, पुरानी और नई आबकारी नीति में आखिर अंतर क्या है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नई आबकारी नीति लानी इतनी जरूरी, हालांकि आबकारी नीति हर सरकार लाती है, लेकिन इसमें इतना बड़ा बदलाव क्या जरूरत थी, क्या वजह थी? सरकारी खजाना क्या इस बदलाव से भरेगा? क्या आम लोगों को, सबसे बड़ी बात ये, क्या आम लोगों को इस बदलाव से कुछ फायदा नजर आता है, फायदा होता नजर आता है? हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वर्णिम जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। राजेंद्र सिंह शेखावत जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। निरंजन कुमार शर्मा जी पूर्व डिप्टी कमिश्नर हैं आबकारी विभाग के। निरंजन सिंह, स्वागत है आपका भी जुड़ने के लिए। पूजा छाबड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा जी, स्वागत है आपका भी। शराबबंदी आंदोलन के अध्यक्ष हैं पूजा छाबड़ा जी। सबसे पहले पूजा जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। मैम, नई आबकारी नीति, आप लोग तो काफी सालों से आंदोलन कर रहे हैं, पहले आपके पिताजी, फिर आप भी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए, सरकारें बदली, पहले इससे पहले वसुंधरा राजे थी, सरकारें बदलती रही और आप लोग एक मैडम मैं आपके पास आ रहा हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं, जयपुर प्रदेशवासियों को सौगात दे रहे हैं, 4 जिलों को सौगात मुख्यमंत्री की ओर से। सीधे लिए चलते हैं। सबको है, पूरे हाउस को है, जो जिसकी भावना अध्यक्ष जी ने प्रकट की थी हाउस के अंदर। सवाल ये कि चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के पहले ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जब सीट खाली होती है तो वहां काम रुके नहीं, पब्लिक परेशान होती है, पता नहीं अब क्या होगा, चुनाव कब होंगे, हमारे जो आशाएं थी वो काम रुक गए हैं, अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो रही है। तो मैं इस मौके पर विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं सब जगह, वो पूरी तरह वहां की पब्लिक के संपर्क में रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो। और मैं खुद जैसे ये रिपोर्ट ला के देंगे मुझे चारों क्षेत्रों की कामों के बारे में भी, वहाँ की प्रोफाइल के बारे में भी, तो मुख्यमंत्री के रूप में मैं ऐसा बिहेव करूंगा जैसे कि मैं जब तक नया एमएलए नहीं चुन के आए तब तक मैं खुद वहाँ का एमएलए हूँ। इस रूप में हम चाहेंगे कि हम
जनता को एहसास करवा दें कि हम आपके साथ खड़े हैं, विकास में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और लगातार जो समस्या पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें जो भी है और भी जो समस्याएं बताई गई और जो बताए गए जो हमने आज जिनका शिलान्यास या जिनका उद्घाटन किया है, वो तमाम काम आगे बढ़ेंगे, पूरे होंगे। कई अच्छे सुझाव आए हैं, सारे मंत्रीगणों ने जो बातें कही है मैं समझता हूँ कि वो सब हमने नोट भी की है और आगे उसको ध्यान भी रखेंगे। डॉक्टर सीपी जोशी जी एक इंटेलेक्चुअल भी है और लंबे समय से, जब से मैं राजनीति में देखता हूँ उनको, 40 साल के लगभग हो गए, 41 साल हो गए होंगे, हमेशा वो अपना आइडिया देते रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं। मेरे संग वो 98 में मंत्री भी थे मेरे साथ में, तभी मैंने देखा कि राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पार्क चलाए, 23,000 उस वक्त खोली थी, उस वक्त विभाग इनके पास था, पंचायत राज का भी। और एक इतिहास कायम हुआ क्योंकि उसके पहले लड़कियों की शिक्षा, शेड्यूल कास्ट की लड़कियों की शिक्षा बहुत ही नाम मात्र की थी राजस्थान के अंदर। हमने एक 23,000 स्कूलें खोल के माहौल बनाया कि राजस्थान पीछे नहीं रहना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। कल ही हमारे शिक्षा मंत्री बनते हैं कई बार, जानते इस बात को भी कि शिक्षा के बगैर जीवन में अंधेरा है, और ये सोच के हमने उस पर ध्यान दिया। बहुत शानदार काम, 4 अकाल पड़ गए थे, पर जो मेरा मंत्रिमंडल जो साथी थे मेरे, वो इतने सीनियर थे, चंदन मलिवेद, खेत राठौड़, प्रद्युम्न सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी, एक से बढ़ के एक लोग थे साथ में। और सीपी जोशी जैसे हमारे विचार देने वाले लोग भी थे। हम सब ने मिलकर उस अकाल का मुकाबला भी किया और साथ साथ में राजस्थान में सड़कें उस वक्त बहुत खराब थी, साधन कम थे, तब भी हमने गुजरात के जो सड़कें थी बहुत ही मानी जाती थी शानदार। लोग कहते थे गुजरात से आते हैं, सो रहे, नींद आ रही इस कार के अंदर, नींद खुल जाए, समझ राजस्थान आ गया। वो हमने धारणा समाप्त उस वक्त पे करी थी काफी हद तक। बाद में नेशनल हाईवेज आ गए और बाद में स्टेट हाईवेज बनने लग गए, मेगा हाईवेज बनने लगे, तो एक राजस्थान आज मुकाबले में खड़ा है गुजरात के भी। बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि काफी जगह तो हम उससे आगे निकल गए। तो काम कभी रुके नहीं है, चाहे संकट कितने बड़ा आया हो। और चाहे सीपी जोशी चले गए केंद्र में, तो वहां भी जो राजीव गांधी सेवा केंद्र बने, आज अपने राजस्थान का एकमात्र राज्य राजस्थान में है जहां पर केंद्र सरकार की सोच के अनुरूप हमने इनकी स्कीम को भी इम्प्लीमेंट किया। करीब 6,000 मेरे ख्याल से राजीव गांधी सेवा केंद्र आज राजस्थान में, जो आज काम आ रहे वहाँ पटवारी के भी और सारी एक्टिविटी के, IT एक्टिविटी के काम, वही भवन आ रहे, शानदार भवन है। मेमो केज फैक्ट्री बहुत कम समय रहे रेल मंत्री, मेमो केज फैक्ट्री का स्वीकृति प्रदान करना और पूरी फॉर्मेलिटी करा करके मंत्री हट गए वहां से, रेल मंत्री नहीं रहे, ट्रांसपोर्ट में आ गए, तब भी इन्होंने सोनिया गांधी जी लाके उसका शिलान्यास करवा दिया। मतलब घोषणा करना एक बात है, पर पूरी प्रक्रिया अडॉप्ट करो, फाइनेंस में सबसे अपन जानते हैं बहुत डिफिकल्ट काम होता है, पीछे पड़े रहे। जब मंत्री कोई बना हो, स्वीकृति करा के उस काम को भी शिलान्यास करा। दुर्भाग्य सरकार बदल गई हमारी और वो काम वहीं ठप हो गया। हम बराबर प्रधानमंत्री जी को भी और सबको याद दिलाते रहते हैं कि जो काम उस वक्त में, चाहे वो रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल का हो, चाहे सलमथुरा से गंगापुर का, हमने खुद ने जाके वहां पे शिलान्यास किया, सैंक्शन है वहां केंद्र सरकार ने, वो काम भी नहीं हो पा रहा है। नशीराबाद अजमेर से माधोपुर, सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा वाया टोंक, वो काम रुक गया। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो सरकार बदलने के साथ में रुकने नहीं चाहिए, पर वो रिफाइनरी रुक गई थी, किसको क्या कहें। वो तो लगातार दबाव बना रहा, तो फिर मजबूरी के अंदर वो काम पूरा करना पड़ा सरकार को, और प्रधानमंत्री खुद को आना पड़ा काम की शुरुआत करने के नाम पे।
अब भी जो ईस्टर्न राजस्थान की जो कैनाल योजना है हमारे पानी के लिए 13 जिलों की है, वो उसके हम पीछे पड़े हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब, अगर पक्ष विपक्ष भी, 25 MP विपक्ष के हैं बीजेपी के, एक बार जाके प्रधानमंत्री से बात नहीं की होगी कि भाई इतनी बड़ी योजना है, आप इसको, आपने कहा राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे जयपुर में, अजमेर में, वो करनी चाहिए आपको। 13 जिले में पानी की समस्या कभी हल हो ही नहीं पाएगी टुकड़ों के अंदर। इस सरदा बांध बन रहा है, उससे हम लोग दौसा के अंदर पानी ला रहे हैं, रामगढ़ में लेके आ जाएगी, हमारा प्रयास है। कुछ भाग सवाई माधोपुर जुड़ जाएगा, पर अगर एक्चुअल में पानी की समस्या हल करनी है, उसमें भरतपुर भी आता है, धौलपुर भी आता है, करौली भी आता है, अलवर भी आता है, जयपुर भी आता है, अजमेर भी आता है, सब जिले आते हैं, दौसा भी आता है। तो वो ये काम कहने का मतलब कि हम सब इन योजनाओं के लिए बहुत चिंतित हैं और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और तो और मुझे याद है सीपी जोशी जी MP बने थे, और चंबल से पानी लाना किसे कहते हैं, भीलवाड़ा के अंदर चंबल से पानी। आज चंबल से पानी आ गया हमारे वक्त में, बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। जैसे इंदिरा गांधी का पानी, इंदिरा गांधी कैनाल का पानी जोधपुर आ गया, तो हम जानते हैं कि उसका महत्व क्या है। 3 बार जोधपुर खाली करने नौबत आई थी, ट्रेन से पानी, इमरजेंसी पानी की वो क्या कहते हैं योजना बना के पाइपलाइन से पानी लाया गया। 30, 35, 40 साल में ये काम देखा गया, पर जो इंदिरा गांधी के कैनाल पानी आ गया, अब लबालब पानी भरा रहता वहां पर, तो बहुत बड़ा महत्व होता पानी। और भीलवाड़ा तो तरस रहा था पानी के लिए, अब ये तरसते हैं 13 जिले के लोग इधर वाले। तो उनकी बात हम जब आते हैं ज्ञापन लेके, तो मन में समझते हैं कि वास्तव में क्या बीतती होगी, क्योंकि मैं बचपन में देखा हूँ कि जोधपुर में क्या बीतती थी। कहने मतलब उस योजना को भी इनके वक्त में पूरा हुआ। तो काम में तो देखो कमी हमारे लोगों ने रखी नहीं। और तो और जब कैबिनेट में थे, रोक लगी हुई थी, तब भी बागेरी का नाका जो राजसमंद में डैम बना है, जिसके कारण से राजसमंद भी और नाथद्वारा भी सबको, वो भी बहुत तरस रहे थे। तो एक सोच जो होती है वो काम आती है गवर्नमेंट में और गवर्नेंस करने के अंदर। अभी ये जो इन्होंने बातें कही है, ये गुड गवर्नेंस के लिए आवश्यक है। हम गुड गवर्नेंस की बात तो बार बार करते हैं, पर लागू करने के लिए तमाम बातों को, सभी विभागों को हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी को भी वो सोच रखनी पड़ेगी किस प्रकार हम अपना जिंदगी में, अगर हमें चांस मिला काम करने का, तो कैसे हम कंट्रीब्यूट करें। ऐसे हैं ब्यूरोक्रेट, अधिकांश ब्यूरोक्रेट तो ऐसे ही हैं जो करना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेट, IAS ऑफिसर, IPS, जैसे हम लोग राजनीति में जब पदों पे आते हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे MLA MP हो, तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं समझता हूँ कि उसको भी हम लोग बात करेंगे, आपस में एक प्रक्रिया अडोप्ट करेंगे। और जैसा भी सुझाव दिया CP जोशी जी ने, मैं चाहूँगा कि उस पर हम लोग सब बैठ के चर्चा करें, और इनको आने में संकोच नहीं करना चाहिए। अब केंद्र हो चाहे राज्य हो, राज्यों में हो, तो स्पीकर और सरकार के तो काम पड़ते रहते हैं। कोई व्यक्तिगत काम तो है नहीं, हमारे पब्लिक के काम है, उसमें क्या दिक्कत है हमें। अभी हमने कोरोना के अंदर सभी विपक्षी दलों को बुलाया, जब धर्मगुरु को बुलाया, एक्टिविस्ट को बुलाया, NGO को बुलाया, एक ऐसा माहौल बन गया पब्लिक के अंदर ही, पब्लिक के साथ आ गई, तो हमें आसानी हो गई पूरी तरह। कोई भूखा नहीं सोए तो कोई भूखा नहीं सोया वास्तव में, क्योंकि पड़ोसी ने ध्यान रखा भाई मेरा पड़ोसी को भूखा नहीं रहना चाहिए। हमने कहा खाने एक्स्ट्रा बनाओ, 2 खाने एक्स्ट्रा बनाओ, बांट दो के ले आकर के। मेरे घर से भी खाना लगातार गया होगा, 2-4 लोगों को बन करके, रेगुलर गया होगा 2-4 महीने, 5 महीने। तो कहने का मतलब ये तमाम बातें जो है एक माहौल बन जाता है जो सब साथ आते हैं, पक्ष विपक्ष। चाहे विपक्षी पार्टी ने कुछ हमें कुछ आरोप लगाए भी होंगे, हमने उसको माइंड भी नहीं किया हमने, कि हमें बड़ा उद्देश्य हमारे सामने था कि कोरोना का मुकाबला करना है। मुझे खुशी है कि रघु शर्मा का विभाग है, ये भी लगातार लगे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, हम सबका एक माहौल ऐसा बनाया आप पर मिलके कि लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से भी हमने कोई कमी नहीं रखी, गाँव तक बातचीत करते। देश के अंदर आज अगर हम लोग पहले से मेडिकल के अंदर फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें लेके हम आगे बढ़ रहे थे, पर एक जो ये कोरोना काल में जो काम करके दिखा दिया राजस्थान सरकार ने, उसकी चर्चा अभी दोतारा जी ठीक कह रहे थे। कल हम लोग थे वहाँ बेंगलोर के अंदर, पहले मैं गया केरला के अंदर, अगर 20-25 दिन पहले, जहाँ जाते हैं चला के लोग कहते रहा आपके यहाँ अच्छा काम हुआ कोरोना का।
अभी केस बढ़ रहे हैं वहां पर, केरला में और महाराष्ट्र में बहुत बढ़ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं। लोग चिंता कर रहे हैं कहीं थर्ड वेव तो नहीं आ रही, कहीं सेकंड वेव तो नहीं आ रही है, क्योंकि यूके में भी और ब्राजील में भी 3-4 राज्य देश में तो लॉकडाउन लग रहे हैं वहां पर अभी 2-4-5 दिन में ही। बड़ी स्थिति नाजुक है। लंदन में 30 बार लग रहा होगा, इस तरह का हालात है। और यहाँ पे भी 4-5 तरह का आ गया है कोरोना का, जो स्ट्रेन क्या कहते हैं, जो स्ट्रेन अलग तरह का होता है। वो साउथ अफ्रीका वाला आ गया, पहले यूके वाला आया था, और 1-2 मेरे ख्याल से कंट्री का वो भी आ गया। कुछ 100-150 केस आ चुके हैं और बढ़ते हुए मालूम नहीं पड़ता। पहले एक केस था, जयपुर में आया था मार्च के अंदर, देखते देखते पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग ग्रसित हो गए, 1.5 लाख लोग मर गए। तो हमें भी अभी भी हम बार बार पब्लिक कहते हैं आप प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें, ज्यादा लापरवाही करी तो पता नहीं कल तकलीफ भी आ सकती है। तो ये बातें कई इतनी कम हैं। मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारे मंत्रीगणों ने और धारीवाल जी ने और सब लोगों ने जो जो काम हुए हैं, अभी आज उद्घाटन हुए हैं, उसके बारे में विस्तार से बता दिया। मैं उसके लिए ज़्यादा उसमें विस्तार से जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो तो मैं समझता हूँ कि ये चुनाव में डेमोक्रेसी है। इसमें तो हर पार्टी चाहती है कि हम कैसे टाइम पे काम करके पब्लिक का दिल जीतते हैं। इसमें कोई बुरा नहीं है कार्य हमने अगर किया है कि लोगों ने कहा कि साहब अभी चुनाव है, उसके पहले अपन नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले सैंक्शन है। तो तुम्हें आज हम सैंक्शन करके कर रहे हो तब तो लगता है तो चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। जो पहले से हमारी योजना सैंक्शन है, अभी कुछ सरकार निकाली भी है जो पहले की क्या कहते हैं जो मांगे आई हुई थी। इस प्रकार हमारी ड्यूटी बनती है कि हम काम करें, पब्लिक को इम्प्रेस भी करें और प्रयास करें कि हम चुनाव में कामयाब कैसे, इसमें कोई दो राय नहीं और इसमें कोई हर्ज भी नहीं होती। हर पार्टी अपने अपने तरीके से काम करती है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, सब मंत्रीगणों को और अधिकारीगणों को। उन्होंने समय रहते हुए ये सब काम का शिलान्यास करवा दिया या उद्घाटन हो गया। उद्घाटन तो इसका मैंने पहले ही चले आ रहे थे, पर 2 साथी चले गए, चारों साथी, उनको हम लोग अभी भी याद करते हैं। वास्तव में चारों का समय जाने का नहीं था, एज के हिसाब से भी ज्यादा दुख होता है। कोरोना में चले गए और ज्यादा दुख होता है। पूरी कोशिश करी यहाँ पे भी, मैदानता में भी कोई, मैं खुद संपर्क में रहा लगातार सबके डॉक्टरों के, मैदानता में भी और यहाँ पे जहाँ भी उदयपुर में हो चाहे वो जयपुर में हो, पर दुर्भाग्य से बच नहीं पाए। इस बात का दुख हम सबको है, पर हम लोग कमी नहीं आने देंगे वहां पर। यही बात कहता मैं तमाम साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। इन चारों जिलों की संबंधित विधानसभाओं के आमजन को आज बधाई कि बहुत सारे काम का लोकार्पण हुआ है, बहुत सारे कामों का शिलान्यास हुआ है। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित मुख्यमंत्री जी की सदारत में माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, जिला स्तरीय अधिकारीगण और ब्लॉक स्तर तक जुड़े हुए सभी लोग, आमजन। चलिए, तो प्रदेशवासियों को गहलोत सरकार की सौगात। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो नई आबकारी नीति, नफा नुकसान फायदा या क्या, ये जान लेते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, नई आबकारी नीति के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। 2 साल के लिए आबकारी नीति आई थी, लेकिन 1 साल बाद इसे बदल दिया आप लोगों ने। क्या कारण रहे, ऐसा कौन सा फायदा मिलने वाला है इससे प्रदेशवासियों को? देखिए, सरकारें रिव्यू करते हुए अपनी नीतियां बनाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, और आज नई आबकारी नीति जो आई है इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के उद्देश्य से और जो जिस प्रकार से अन्य जो टेंडरिंग प्रक्रिया होती है ऑनलाइन, उसी के अनुरूप इसको बनाने के लिए नई नीति लाई गई है। पहले काफ़ी लोग अप्लाई करते थे कि एक दुकान के लिए कोलेट्रल मनी जमा होता था, उनकी पूंजी रुक जाती थी काफ़ी समय के लिए जब तक लॉटरी नहीं निकलती थी। लॉटरी निकलने के बाद उनको पैसा मिलने की भी एक प्रक्रिया होती थी। आज ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे, टेंडरिंग होगी, उसके बाद आप ऑनलाइन ही इसकी बोली लगाई जाएगी। तो ये इस प्रकार से ये नीति बनाई गई है। इसका थोड़ा सरलीकरण किया गया इस नीति का, जो पुरानी नीति थी उसका। और इसमें ये भी प्रक्रिया रखी है कि एक जिले में एक व्यक्ति 2 से अधिक दुकान न ले सके,
कोई भी राजस्थान का व्यक्ति कहीं भी जो है अप्लाई कर सकता है। और इसमें हम मानते हैं कि शायद हमें राजस्व की जो है अधिक जो राजस्व प्राप्त होगा राजस्थान को, और जिससे राजस्थान का विकास और अधिक करना संभव हो पाएगा। मतलब शराब बिक्री ज्यादा बढ़ाकर राजस्थान का विकास होगा सर? देखिए, शराब बिक्री अगर बढ़ानी होती तो दुकानें बढ़ाई जाती। जो पहले से दुकानें थी वो दुकानें बढ़ाई नहीं गई हैं। सुविधाएं तो बढ़ा दी ना सर आपने। एक ही सरकार है दुकान पर अब जिसमें शराब देसी बिक्री इंग्लिश का जो दुकानों दूर का जाने की समय- जरूरत ही नहीं है किसी को। एक ही दुकान पर जाओ और वहां पर आप अपना सामान खरीदो। कितनी सुविधाएं आप दे रहे हैं देखिए, जितनी प्रदेशवासियों को। दुकानें थी पहले उतनी ही दुकानें रखी हैं। ये दुकानें नहीं बढ़ाई गई हैं। हाँ। और दुकानें तो जितनी थी उतनी रखी गई हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान करें तो हमारी सरकार थी जिसने शराब बिक्री का जो समय था वो कम किया था। तो शराब बिक्री की बात नहीं है कि वो बढ़ानी है या नहीं करनी है, लेकिन प्रक्रिया का सरलीकरण होना आवश्यक है। आपने तो सर सरलीकरण इतना कर दिया कि माइक्रो ब्रेवरेज की भी छूट दे दिया आपने। होटल वाले लाइसेंस लेंगे, रेस्टोरेंट होटल वाले लाइसेंस लेंगे और शराब भी बेच सकते हो। ऐसा ही कुछ है ना सर? गली गली में अब बार खुल जाएंगे। लगता नहीं है इस नीति के आने के बाद से, या मैं कुछ गलत हूं? देखिए, बिल्कुल नहीं। देखिए, गली गली में बार नहीं खुलते हैं। इसमें जो ये ब्रीवरीज की जो लाइसेंस प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ शर्तें हैं। ऐसा नहीं है। आप पहले देख लें, बार तो पहले से खुले हुए हैं होटल्स में, और उसमें जो प्रक्रिया थी, हमने कोई इसमें बढ़ोतरी नहीं की है। बस इतना सा है कि जो दुकान कोई व्यक्ति ले रहा है उसको लेने में उसका सरलीकरण हो। दुकानें उतनी हैं, उतने लाइसेंस हैं, बस प्रक्रिया सरलीकरण किया गया है। और दूसरा, सरकार को नुकसान ना हो। सरलीकरण कितना सरल लग रहा है सर आपको राजेंद्र जी? सरलीकरण हो गया, क्या बदलाव लग रहा है सर? प्रदेशवासियों के हित में बदलाव लग रहा है? सरलीकरण कर दिया जो 2005 के अंदर। नहीं, बिल्कुल जनता के हित में नहीं है। ये केवल राजस्व वसूली के लिए इन्होंने घर घर गली गली के अंदर शराब की दुकानें खोलने का प्रावधान किया है। 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजस्थान के अंदर 10-15 शराब माफिया थे। वो पूरे शराब के व्यापार पे नियंत्रण कर रखा था। उसको बड़ी मुश्किलों से तोड़ा और इसमें कई लोगों की भागीदारी की। आम जो लोग थे, बेरोजगार लोग थे या जिनके पास पैसा कम था, वो लोग भी शराब के व्यापार में अपना भाग्य आजमा सकते थे। उन्होंने लॉटरी सिस्टम से इस टेंडरिंग की वो प्रक्रिया को शुरू किया था। इन्होंने सबको समाप्त करके पूरा शराब का व्यापार 10-15 वही शराब के जो बड़े बड़े ठेकेदार थे उनके हाथों में दे दिया है। अब आप इन्होंने सबसे पहली बात, जो 1000 अंग्रेजी की दुकानें थी पूरे राजस्थान के अंदर, 6665 जो देसी शराब की दुकानें थी उनको कंपोजिट कर दिया। यानी अब 7665 दुकानें अंग्रेजी की हो गई है। पहले 1000 दुकान थी। जो 6665 दुकानें देसी शराब की थी वो अब 7665 हो गई है। इन्होंने, आप देखिए, 2018-19 के मुकाबले में 39% राजस्व वसूल करने का अभियान चालू किया है। ज्यादा लक्ष्य रखा है। आप ये देखिए, इन्होंने जो होटलें थी, जो पहले व्यावसायिक रूपांतरण के पश्चात जिनको आबकारी का लाइसेंस मिलता था, वो समाप्त कर दी। उन्होंने कहा कोई भी होटल है जिसको आपके निकाय का या जिसको प्राधिकरण का अनुमति मिली हुई है होटल और रेस्टोरेंट चलाने की, वो अब शराब की वहां पे बार खोल सकता है। ये तो इन्होंने एक तरह से पूरी तरह से शराब को खुला कर दिया है। आप ये देखिए कि वो जो पोस्ट कॉलोनियां, जहां पे पहले अंग्रेजी शराब की दुकानें होती थी, जहां महिलाएं बच्चे वगैरह आते जाते थे, वहां पे अब देसी शराब की दुकान भी खोल दी गई है। अब वहां पे देसी शराब पीने वाले कैसे आते हैं? सुबह सुबह पहले लाइन में लग जाते हैं। पहले ये देसी शराब की दुकानें थी, निरंजन कुमार शर्मा जी के पीछे या ऐसे स्थानों पे थी। सर, किस तरह लेते हैं आप इस नई आबकारी नीति को? वो देखिए, नई जो आबकारी नीति है वो जो लागू अभी हमारी राज्य सरकार ने घोषित की है, जो स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने बात कही वो बहुत अच्छी बात कही कि हमने प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। ठीक है। और प्रक्रिया का सरलीकरण करने के साथ साथ रेवेन्यू बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है और आम जो शराब का उपभोक्ता है उसकी सुविधा को भी दृष्टिगत रखा गया है। जब भी कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन जब होता है तो उसको लेकर के ये मन में कई आशंकाएं होती है कि
ये परिवर्तन हमारे लिए पता नहीं लाभदायक होगा या नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2005 से नई आबकारी नीति जो लागू की गई थी तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा, वो भी अच्छी थी और आज 15 साल उस पॉलिसी को चलते हुए हो गए हैं। 15 साल के बाद हर किसी नीति में उसको रिव्यू करके और उसमें समय की मांग के अनुसार संशोधन करके और जन कल्याणकारी बनाना और रेवेन्यू बढ़ाने वाली पॉलिसी तैयार करना ही राज्य सरकार का इस मामले में उद्देश्य है। और इस समय राज्य सरकार ने जो कुछ किया है, इस पॉलिसी को रिव्यू करके और इसमें कुछ समय की मांग के अनुसार संशोधन किए हैं जी। और जो जहाँ तक ई बिड का सवाल है जी, ई बिड नई टेक्नोलॉजी के अनुसार सही है। अब इस ई बिड में प्रत्येक व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन करा करके ठीक है। और पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ, जहाँ तक एकाधिकार वाली बात है, एकाधिकार वाली बात कोई नहीं है। प्रत्येक नागरिक रजिस्ट्रेशन करा करके और इसमें अपना भाग ले सकता है। और आपको नहीं प्रत्येक लगता है इसमें नागरिक को पूंजीपतियों का जो बोलबाला भी बढ़ेगा? छोटा व्यापारी है, पहले की नीति में जो मध्यम वर्गीय, जो बेरोजगार लोग नहीं अपना सर। अपनी भागीदारी निभा सकता था, इस नीलामी प्रक्रिया में पूंजीपतियों का ही बोलबाला बढ़ेगा, नहीं लगता है सर आपको? नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसमें हर व्यापारी जो कि रजिस्ट्रेशन करा सकता है और जिसके पास पूंजी है वो भी भाग ले सकता है। ठीक है, एकाधिकार वाली कोई बात नहीं है सर इसमें। ठीक है। पूजा छाबड़ा जी, एकाधिकार वाली कोई बात नहीं है। पूजा छाबड़ा जी, मैम, कई आंदोलन किया आपने और काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं आंदोलन। सरकारें बदलती हैं, आपकी उम्मीदें भी बदलती हैं और एक नया रूप लेती है आपकी उम्मीद कि पिछली बार ना सही, इस बार तो कम से कम शराबबंदी लागू होगी। आपके परिवार से एक जान जा चुकी है इस आंदोलन को करते करते। क्या आपको लगता है अब ये नई आबकारी नीति आई है, आपके आंदोलन को एक गति मिलेगी? देखिए, बियर की रेट सस्ती कर दी है, सुविधाएं इतनी दे दी है, एक ही दुकान पर अंग्रेज़ी भी देसी भी सभी लोग मिलजुल कर एक ही दुकान से मदिरा खरीद पाएंगे, मदिरा पान कर पाएंगे। आपके आंदोलन को कितनी गति मिलती दिख रही है? जो आपको वादे मिले हैं सरकारों से, वो वादा पूरा होता नजर आ रहा है इस नई आबकारी नीति के बाद? नहीं, बिल्कुल भी सुमित जी, कहना चाहूँगी कि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, हमने हमेशा शराबबंदी आंदोलन के लिए हमने संघर्ष भी किया है, सड़कों पे भी उतरे हैं। और मेरे पिताजी शहीद गुलशन छाबड़ा जी ने इस शराबबंदी आंदोलन के लिए भाजपा सरकार में अपनी शहादत भी दी। और हम इस आंदोलन को जब तक करते रहेंगे जब तक राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू नहीं हो जाती। आपने सही बात की है, जब भी सरकारें बदलती हैं हमें मन में एक होती है कि जो सरकारें आएंगी वो कम से कम शराबबंदी लागू करेंगी और हमारे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि पहुंचेगी। लेकिन जिस तरह से नई आबकारी नीति समक्ष आई है, इस आबकारी नीति के तहत केवल शराब माफियाओं को बढ़ावा देने की ये नीति बनाई गई है। क्योंकि इसमें जो छोटे शराब व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया है, क्योंकि बोली जो लगाई जाएगी वो बोली करोड़ों रुपयों में लगाई जाएगी और करोड़ों रुपए वही लोग लगा सकते हैं जो बड़े माफिया लोग हैं। मेरी परिभाषा में जो शराब का व्यापार करते हैं निभा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर आप लोग सहमत नहीं हैं? आप उसे अलग नजरिए से देखते हैं, निरंजन जी, स्वर्णिम जी अलग नजरिए से देखते हैं। कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा पॉइंट है मैम? देखिए, जो लॉटरी सिस्टम था हमारे तरीके से तो देखो शराब की दुकानें खोलना ही गलत है। हम तो पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेते हैं, हम तो पूरी आबकारी नीति को ही गलत मानते हैं, क्योंकि जो आबकारी नीति है वो मद्य संयम की नीति पर है काम करनी चाहिए। लेकिन मद्य संयम की नीति है कि लोगों को उसके दुष्परिणाम बताना चाहिए, शराब के जो परिणाम है उनको बताने चाहिए। लेकिन जो ये आबकारी नीति है, ये आबकारी नीति केवल शराब को बढ़ावा देने की नीति पे काम कर रही है। नहीं, मद्य संयम की बात करेंगे मैम तो अभी देखिए जवाब मिल जाएगा। कांग्रेस निकाले अभी स्वर्णिम जी की तरफ से जवाब मिल जाएगा। मद्य संयम की बात करेंगे तो जवाब मिल जाएगा कि बोतल पे लिखा रहता है ना, बोतल तो खुद कहती है कि मैं हानिकारक हूँ, फिर भी लोग सेवन करते ही हैं उसका। तो सरकार क्या गलत कर रही है? राजस्व वसूली के लिए कुछ भी करेगा। क्यों स्वर्णिम जी?
देखिए सुमित जी, अभी जो बातें हुई हैं मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से बताना चाहता हूँ। राजेंद्र जी ने कहा, दो बातें आई। एक तो ये आई कि साहब इसमें कुछ पूंजीपतियों का बोलबाला हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें लिमिट करी गई है, एक व्यक्ति कितनी दुकान ले सकता है। तो वो कैसे बोलबाला हो जाएगा, एकाधिकार कैसे हो जाएगा, मोनोपोली कैसे हो सकती है। कोई राजस्थान के ठेके पहले एक व्यक्ति लिया करते थे, कोई कार्टेल लिया करता था, कोई ग्रुप बना के लिया करते थे, वो तो चीज़ अब है नहीं। आप एक व्यक्ति जो है अगर बोली लगाता है तो कितनी जगह बोली लगा सकता है, ये निश्चित रूप से सीमा बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले बहुत सारे लोग एक दुकान के लिए लॉटरी में आवेदन करते थे, जिसकी जेब में 100 रुपए होंगे मात्र, जमा कराते तो वो थे, 101 रुपए की बोली कैसे लगाएगा? पैसा जमा रहता था। और जिसकी जेब में 1000 रुपए होंगे वो 1000 तक बोली लगा देगा, 500 की बोली लगा देगा, लेकिन 100 रुपए लेकर आने वाला व्यक्ति 101 रुपए की बोली कैसे लगा देगा? क्या लगता नहीं है आपको पूंजीपतियों का इसमें वर्चस्व हो जाएगा? देखिए पहले भी अगर दुकान लेते थे तो उसकी भी रिजर्व प्राइस होती थी, वो भी जमा करा करके, और उसके बाद भी प्रक्रिया होती थी। मुफ्त में दुकान किसी को नहीं मिली थी लॉटरी में कि आपने आवेदन किया और अब दुकान चलाने के लिए सरकार ने दी, ऐसा नहीं था। और सुनिए मैं आपको बताना चाहता हूं अभी, और देखिए नीलामी होने से कम ये रहेगा कि आज किसी का पैसा फंसेगा नहीं, काफी समय के लिए अटका नहीं रहेगा। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अभी राजेंद्र जी ने कहा कि पहले ये था कि आपने लैंड यूज चेंज कराया है, नहीं कराया है। अजी जब नगर निकाय जो है, नगर निगम जो लैंड यूज चेंज करता है, जितने भी राजस्थान के शहर हैं उनमें अगर वो लाइसेंस दे रहा है तो ये सारी प्रक्रिया तो ऑलरेडी वो देख ली उन्होंने, तभी वो लाइसेंस दिया जाता है। होटल है या रेस्टोरेंट है उसके लिए, तो जब रेस्टोरेंट या होटल के लिए लाइसेंस यदि नगर निकाय ने दे दिया है, अच्छा, मतलब रेस्टोरेंट होटल वाले अब बियर आराम से बनाए और बेचे तो उसमें कोई समस्या नहीं है, यही कह रहे हैं ना आप? आवेदन करके लाइसेंस लेना पड़ेगा, आवेदन करके लाइसेंस लेना पड़ेगा। केवल हमें नहीं, तो उसको कन्वर्ट तो नहीं कराना पड़ेगा ना सर? आबकारी विभाग को अभी ये नहीं देखना कि इन्होंने उसको बार का लाइसेंस लेना पड़ेगा क्या, बताइए? लैंड यूज तो देखिए बिल्कुल लाइसेंस लेने लिए बगैर तो कैसे बियर बनाएगा। और मैं आपको दूसरी चीज कहता हूं, एक्साइज नीति में पहले ये बात आई थी, वो ये आई है कि लैंड यूज चेंज कराया या नहीं कराया है। लैंड यूज चेंज कराया है अगर, तभी तो उसको लाइसेंस मिला है नगर निकाय से। मैं ये कह रहा हूं आपको। दूसरी चीज ये है कि आज इसमें कोई बढ़ावा नहीं दिया गया है, दुकानें जितनी थी उतनी ही दुकानें हैं, एक दुकान का भी इजाफा नहीं किया कि जितनी दुकानें मिलनी है कोई गली गली में खोल ले, मैं चाहूं कि इस गली में भी खोल दूं, उस गली में भी खोल दूं, ऐसा नहीं है। जितनी दुकानें पहले से चली आ रही हैं 15 साल से, आज भी इस आबकारी नीति में उसमें एक दुकान का भी इजाफा नहीं किया गया है। राजेंद्र जी तो जैसी दुकानों की राजेंद्र संख्या जितनी थी उतनी ही है। हाँ राजेंद्र जी, राजस्व को भरने के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए क्या एकमात्र सहारा, क्या एकमात्र विभाग आबकारी रह जाता है? शराब बेचो और राजस्व भरो? नहीं, ये बिल्कुल, ये सरकार है, इसकी शराब के बारे में स्पष्ट ये इन्होंने पारदर्शी नीति जो लाए हैं, इन्होंने जो राजस्व वसूल करने के लिए सारे द्वार खोल दिए। अभी ये कह रहे थे स्वर्णिम जी के गली गली के अंदर बार नहीं खुलेगी। मैं आपको बताता हूँ, बनी पार्क में कम से कम 150 होटलें हैं। वो पहले लैंड कन्वर्जन की बार के कारण से, राइडर के कारण से वहां पे बार लाइसेंस नहीं मिलता था। अब वो 150 की 150 होटलें एंटाइटल हो जाएगी कि वहां पे उनको बार लाइसेंस मिल जाएगा। आप ये देखिए, ऐसे पूरे राजस्थान के अंदर है। स्वर्णिम जी ने ये कहा कि दुकानों की संख्या नहीं बढ़ी। कैसे नहीं बढ़ी दुकानों की संख्या? पहले 1000 अंग्रेजी शराब की दुकानें थी, अब वो 7665 दुकानें हो गई। जो पहले 6665 देसी शराब की दुकानें थी, वो अब 7665 हो गई। कहां नहीं बड़ी दुकानें? इन्होंने, मतलब आप भ्रमित कर रहे हो। भ्रमित तो आप कर रहे हैं। 7065 दुकानें थी, उस दुकान से एक दुकान भी बढ़ी क्या? 7666 हुई क्या? आप बताएं। 7665 थी तो 7665 है। आप ये बताओ, 66 भी हुई है क्या? 67 भी हुई है क्या? ये बता दीजिए आप। अंग्रेजी आप ये बता दीजिए किस शहर में दुकान बढ़ा दी? एक दुकान भी बढ़ाई हो तो बताएं। आप ये बताओ। शराब तो शराब है, अंग्रेजी और ये देखिए दुकानें जितनी एक्चुअली क्या दुकानें बढ़ाने की उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। उम्मीद ये थी जब इस बार सरकार आएगी, सरकार बदलेगी, गांधीवादी नेता हैं, शराब के खिलाफ हैं, इस बार ये उम्मीद थी कि शराब की दुकानों में और कमी आएगी, शराब बिक्री पर कुछ तो पाबंदी लगेगी। सर ड्राई स्टेट कहीं है, गुजरात है, क्या वहाँ पर इतनी भुखमरी है? वहाँ शराब नहीं बिकती तो क्या वहाँ पर भुखमरी है गुजरात में? बताइए आप, पड़ोसी राज्य है आपका।
देखिए सुमित जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं आपको पूरी तरह से सूखा घोषित करने के लिए नहीं कहता हूं। इसको क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं। हाँ, मैं अब सुनिए सुमित जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। यहाँ हमें कोई राजस्व, कोई बड़ी चीज नहीं है कि इससे राजस्व प्राप्त करना है। इस नीति पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा कि वो तो तैयार हैं, लेकिन आज इस स्थिति में भी राजस्थान में अवैध शराब का जो ये कहना चाहिए बाहर की स्टेट से आना और दुकानतिकाएं होना, हथकड़ शराब बनना, ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान में शराबबंदी होती है, हमारे आसपास सब जगह होती है, तो हमारे स्टेट में हमें क्या दिक्कत है यहाँ पे? लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इसमें और बड़ी दुकानतिकाएं या लोगों को कहना चाहिए स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो जाए, क्योंकि पड़ोसी राज्य हरियाणा, वहां से शराब अधिकांश हम ये पढ़ते हैं कि आज इतने ट्रक पकड़े, इतने लाख कार्टन पकड़े, 1000 कार्टन पकड़े अवैध शराब के। तो ये सब चीजें जो हैं ये बढ़ेंगी और इससे हानि होगी, जो जनहानि होगी। राजस्व की हानि तो दूसरी चीज है, लेकिन उसको नहीं कर सकते आप। अगर सारे स्टेट में बंद होती है, दुकानतिकाओं को रोकने के लिए शराब की दुकानें, शराब की दुकानों को छूट दे दी जाए, एक ही जगह पर सबको सुविधाएं मुहैया करा दी जाए, गलत शराब से, गलत शराब से कि ठीक है आप लैंड कन्वर्ट कराएं ना कराएं, लेकिन अब आप आराम से बाहर का लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है स्वर्णिम जी, मैं फिर से लौट रहा हूँ, एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं।